दोस्तों आपने हर साल देखा होगा यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, स्पेक्ट्रम की बुक से हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे वो आपका जीएस पेपर का क्वेश्चन हो मेंस का या आपका जीएस का प्रीलिम्स हो, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ना आप कोशिश कीजिए इस बुक के एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके आप इसका नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। क्योंकि देखिए मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अगर इस बुक के एक भी चैप्टर को अगर एक बार भी अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं और आप उसका ऐसे नोट्स बना करके रिवीजन कर रहे हैं ना, तो हम इतना गारंटी दे सकते हैं कि आपके एग्जाम तक और आपके सिलेक्शन तक ये आपका बहुत हेल्पफुल देगा। क्योंकि जब तक आप ऐसे नोट्स बना करके रिवीजन नहीं करते ना, तब तक आप शॉर्ट वे में रिवीजन कर नहीं सकते। क्यों? आपको एग्जांपल लाइव हम दिखा सकते हैं। जैसे देखिए ये चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए है ना। अब इसमें औपनिवेशिक उपगाम दिए गए हैं, तो औपनिवेशिक उपगाम देखो यहां से लेकर के पूरा यहां तक दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें भाई छोटे छोटे वर्ड में लिखा हुआ है तो खोजना मुश्किल होता है। उसी प्रकार देखिए औपनिवेशिक उपगाम को कितना अच्छा से लिख दिया, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड को। जैसे औपनिवेशिक उपगाम क्या था, तो औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित अपने प्रभुत्व को विचार को बताना। लेखन कार्य जो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण था, जैसे शासन के औचित्य से पश्चिमी संस्कृति की मूल्य की प्रशंसा करना, महिमा मंडल करना। इसके कुछ देखो ऐसे इंपॉर्टेंट जो लेखक इतिहासकार थे, जैसे जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, एलिफेंस्टन हो गया, विंस्टन स्मिथ हो गया, तो इसको कितना अच्छा से तुरंत यहां रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें खोजना छोटे छोटे देखो यहां भी लिखा हुआ, लेकिन भाई इतने मोटे बुक में खोजना और समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप अगर इस चैप्टर को एक भी बार पढ़ रहे ना और इसको आप मल्टीपल टाइम्स यहां से ना, कम से कम मैं तो ये मानता हूं कि 5 से 10 मिनट में आप इसको तुरंत रिवीजन कर लीजिएगा। आप इसको ऐसा नोट्स बनाते हैं तो ठीक है। तो इसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे और इसको आगे देखेंगे भी, इसका नोट्स कैसे बनाना है और कैसे इसको पढ़ना भी है। बाकी इसके हैंड रिटन नोट्स हमने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर ही देते हैं, तो वहां से भी आप ऐड हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में नंबर दे दिया, बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा ग्रुप बना दिया। तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है इसका नोट्स बनाने में, खास करके आधुनिक इतिहास का लेंदी होता है। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह रहेगी कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह और भी हेल्पफुल कंटेंट स्पेशली हिंदी माध्यम के लिए प्री हो मेंस हो सभी का जो हम लेकर के आते रहते हैं, सभी पेपर्स का। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर लेना, है ना। तो ये हमारा चैप्टर 2 होने वाला है। बाकी मैंने इसका चैप्टर 1 का मैंने बहुत अच्छे से अपलोड कर दिया है, मैपिंग थ्रू वगैरह बता करके। तो ये भी आप जा करके पिछले वाले वीडियो में या टेलीग्राम में ऐड होकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं, जो है भारतीय इतिहास के लेखन के प्रमुख उपगाम, ठीक है। तो इसको देखने वाले हैं। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख उपगाम देखने वाले हैं। तो यहां पर एक टॉपिक पढ़ते हैं, इतिहास लेखन को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, जिसमें जो है ऐतिहासिक व्याख्या जिसकी हम करते हैं। अच्छा, इतिहास में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है इसको जरा देख लो, क्योंकि इसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे नोट्स मेंस एंड प्री दोनों के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो इतिहास में जरूरी क्या होता है, ऐतिहासिक परिस्थिति की व्याख्या होती है, स्पष्टीकरण हो उसमें, और प्रमाणों और उसका विश्लेषण अच्छे से हो, तो वो इतिहास की वर्णन में वो बहुत ही सहायक होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास लेखन के उपगाम से ज्ञान के रूप में इतिहास को समझने में सहायक होती है ना। उपगाम क्या होता है कि भाई चलो इतिहास को समझने में सहायक होती है कि उस टाइम क्या घटी घटना, कैसा किसका साम्राज्य था या किसने किस प्रकार की शासन की, ठीक है। अच्छा, इतिहास 4 संप्रदायों में व्यापक है, या इसका जो है आधुनिक में इसको बांटा गया है, जिसको हम अच्छे से यहां पर देखेंगे। एक औपनिवेशिक, एक राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, अधीनस्थ, और एक है संप्रदायवादी है, और एक कैम्ब्रिज है। चारों को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वही है ना। देखिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले लिख ले रहे हैं तो आपको पता भी चल जा रहा है कि क्या क्या पढ़ना है ना। तो औपनिवेशिक उपगाम को पढ़ते हैं, तो ये क्या कहता है, तो औपनिवेशिक उपगाम जो है औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित है और उसके प्रभुत्व और औपनिवेशिक विचार को ये प्रभावित है, उसके औपनिवेशिक विचार से। जैसे लेखन कार्य की इसकी प्रमुख इच्छा क्या रही है, तो शासन के औचित्य से पश्चिमी संस्कृति और उसके मूल्यों की प्रशंसा इसमें की जाती थी। क्योंकि भाई उपनिवेश में जब औपनिवेशिक जब इतिहासकार थे तो वो तो उपनिवेशवाद और जो अंग्रेज और ब्रिटेन की ही ना वो संस्कृति के बारे में बताएंगे। इसमें क्या था, व्यक्तियों का महिमा मंडल करते थे, जो गवर्नर थे, शासक थे, उसकी महिमा मंडल और उसकी साम्राज्य की स्थापना बताते थे कि कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की, है ना। कुछ प्रमुख इतिहासकार इसमें देख लो, इंपॉर्टेंट है, जैसे जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट हो गया, एलिफिंस्टन हो गया, विंसेंट स्मिथ हो गया और अन्य हो गया। तो इसी बताते हैं, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट था, यहां पर खोज के लिखना बहुत ही होता है। जैसे यहां पर देखो ये अंग्रेजों के थे ये इतिहासकार, और यहां पर देखो जैसे राष्ट्रवादी में देखो तो यहां पर देखो दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे हो गया, जोशी हो गया, आरसी दत्त हो गया। तो इसको भी, इंडियन को भी और अंग्रेजों को भी देखो यहां पर कितना अलग से हम छाट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो
इन सभी ने क्या दिखाया, इन सभी ने दिखाया कि भारत एक अवरुद्ध समाज था, पिछड़ी सभ्यता थी, सांस्कृतिक रूप से निकृष्ट दिखाया गया, मतलब निकृष्ट मतलब कि उतना डेवलपमेंट नहीं था, और जबकि अंग्रेज और ब्रिटेन को उत्कृष्ट सभ्यता वाला इन्होंने दिखाया, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उसको आगे दिखाया, जो कि ऐसा था नहीं, है ना। अभी देखो राष्ट्रवादी उपगाम को पढ़ते हैं, जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हमारी बात अगर आपको झूठ लग रही तो आप जाकर के देख भी सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, खास करके मेंस में। तो देखो इसका विकास जो है औपनिवेशिक उपगाम का सामना करने के लिए हुआ था, यानी इसके काउंटर में आया था, ठीक है, औपनिवेशिक उपगाम के काउंटर में आया था, और इसको प्रभुत्व देने के रूप में आया राष्ट्रवादी उपगाम को, जैसे कि जहां इन्होंने अपनी राष्ट्रीय आत्मसम्मान को जगाया। राष्ट्रीय आत्मसम्मान क्या जगाया, क्योंकि इन्होंने बताया कि नहीं हमारी सभ्यता बहुत आगे थी, जैसे बौद्ध काल हो गया, मौर्य काल हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया, और भी प्राचीन इतिहास जो वैदिक काल हो गया, उसके बारे में इन्होंने अपने तर्क को रखा। औपनिवेशिक ऐतिहासिक विवरण को जो असत्यता को सिद्ध किया कि नहीं औपनिवेशिक इतिहासकार जो थे वो असत्य बोल रहे हैं कि हम लोग जो है पिछड़े थे या हमारी संस्कृति नहीं थी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं लोगों को एकजुट किया और विभेद को दूर किया, जैसे धार्मिक, जाति, भाषाई, राष्ट्रवादी भावना को जगाया। 1947 के बाद थोड़ा सा राष्ट्रवादी इतिहासकार थोड़ा आधुनिक रूप से, प्रखर रूप से आया और वर्णन ज्यादा होने लगा, ठीक है। जैसे 19वीं शताब्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ भी सकता है आपको कि 19वीं शताब्दी में उपनिवेश की आलोचना करने वाले प्रमुख इतिहासकार या राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री को भी पूछ सकते हैं, तो आप यहां से बता दीजिएगा, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गया, एमजी रनाडे हो गया, जीवी जोशी हो गया, आरसी दत्त हो गया, है ना, केटी तेलंग हो गया, उसके बाद जीके गोखले हो गया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। फिर ऐतिहासिक विकास की उत्कृष्टता और सिद्ध करने के लिए भारतीय सामाजिक और संस्थाओं के लिए ऐतिहासिक मूल्यांकन की उपेक्षा की, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा हम मार्क्सवादी विचारधारा को देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, खास करके हिस्ट्री ऑप्शनल वाले के लिए तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका ये टॉपिक आप एक बार अच्छे से देख लो। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष को वर्ग या सामाजिक संघर्ष में संतुलित करने का इन्होंने जो है प्रयास किया, क्योंकि पता है वर्ग संघर्ष के बारे में मार्क्सवादी विचारधारा जो है कहती है। उसके बाद इसने क्या देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक बुजुर्वा आंदोलन के रूप में देखने का प्रयास किया, तथा क्या किया, सर्ववर्गीय रूप की उपेक्षा की इसने, ठीक है। तो ये टॉपिक याद रख लीजिएगा, तो बहुत इससे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखते हैं अधीनस्थ या उपाश्रित उपागम देखते हैं, ठीक है। तो 1980 के दशक में इतिहासकार लेखन के आलोचक के रूप में ये सामने आया, है ना। अन्य ऐतिहासिक उपगामों पर लोगों की आवाज की उपेक्षा करने का इसने आरोप लगाया, ठीक है। इसने बताया, क्या बताया, कि भारतीय इतिहास लेखन की समस्त परंपरा का झुकाव अभिजात वर्ग की तरफ है। अब अभिजात वर्ग की तरफ थोड़ा समझ जाओ, जैसे कि अधीनस्थ क्या कहता है, ये कहता है कि भाई इधर अंग्रेज है और इधर मतलब भारत में इधर अंग्रेज है और इधर भारत में अमीर लोग हैं और इधर है मिडिल क्लास है। अब ये दोनों मिलकर के इसका क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। वही मार्क्सवादी विचारधारा में क्या कह रहा है कि भाई एक तो इधर अंग्रेज है, एक तो इधर अमीर लोग है भारत का, और एक मिडिल क्लास है, और एक चलो लोअर मिडिल क्लास है, और ये सभी मिलकर के क्या कर रहा है कि मजदूर वर्ग का या तो एकदम निचले तबके के जो लोग हैं, जो मतलब कि जो मजदूरी कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, उसका ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, इसको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बस दोनों में डिफरेंस है, याद रख लीजिएगा, अधीनस्थ और मार्क्सवादी में, ठीक है, राइट। तो उसके बाद यहां पर देख लो, ये तो बता दिया मैंने। उसके बाद औपनिवेशिक काल में विरोधी संघर्ष एवं संघर्ष एक कुलीन भारतीय एवं विदेशी देशों और दूसरी तरफ आश्रित के बीच था, उपनिवेशवाद और भारतीय लोगों, यही वाला जो मैंने बताया यहां पर, वही इसमें ये कह रहा है, ठीक है। तो अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। इसके अनुसार भारतीय लोग कभी भी एक साझा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में एकजुट नहीं हुए थे, तथा भिन्न भिन्न आंदोलन की ये धाराएं थी। तो ये सब तो विदेशी उपगाम थे, है ना, राइट। उसके बाद साम्राज्यवादी उपगाम को थोड़ा सा देखते हैं, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने स्वयं को पूरी तरह से औपनिवेशिक इतिहासकार लेखन तक ही सीमित रखा, राइट। अच्छा, इनके अनुसार मध्यकालीन इतिहास हिंदू मुस्लिम मतभेद का था, क्योंकि साम्राज्यवादी का तो यही है ना भाई कि हाँ भाई हमको साम्राज्यवादी फैलाना है तो फूट तो डालना पड़ेगा कि साम्राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम को विभेद करना या उसके बारे में बताना, मतलब कि फूट डालना, है ना। एक लंबी कहानी थी, है ना, वही हिंदू मुस्लिम की। मध्यकालीन भारत में मुसलमानों ने एक शासक वर्ग का निर्माण किया
और हिंदुओं पर शासन किया तथा हिंदू शासित अधीनस्थ या पराधीन थे, या मतलब अंग्रेजों ने कहा कि देखो मध्यकाल तो मुस्लिमों का शासक था, हिंदू साम्राज्य को तो उन्होंने मतलब कि अपने अधीनस्थ ले लिया था। क्यों ये सब कहा गया था? ताकि अंग्रेज हिंदू मुस्लिम में फूट डाल सके और मतलब कि अपना शासन जो है वो आगे से अच्छे से कर सके। ठीक है। अच्छा, कैम्ब्रिज स्कूल ये भी विदेशी उपगामी है। इसके अनुसार जो है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मूलभूत विरोधी साम्राज्य और भारतीय लोगों के बीच नहीं था, अपितु भारतीयों के बीच था। ठीक है। मतलब इसका अब कहना है कि भाई ये तो अंग्रेज और साम्राज्यवादी के बीच नहीं था, ये तो भारतीयों के बीच ही था। तो ये तो और मतलब कि ये कह रहा है। ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय लोगों की औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष का उत्पादन नहीं था, अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदत्त लोगों को प्राप्त कराने के लिए भारतीयों के बीच था। ठीक है। अब इन्होंने कह दिया कि भारतीयों के ही बीच था, है ना, डायरेक्ट उसके खिलाफ नहीं था, है ना। अच्छा, इसके बाद आते हैं उदारवादी और नव उदारवादी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। साम्राज्यवाद का पुनर्मूल्यांकन 1900 दशक के मतलब अब साम्राज्यवाद जैसे थोड़ा थोड़ा वो खत्म हुआ ना, मतलब विचारधारा, तो ये नव उदारवाद आ गया, मतलब उसी को थोड़ा मॉडिफाइड करने के लिए आ गया। ठीक है। अच्छा, इसने उपनिवेशवाद के चरित्र को लेकर मार्क्सवादी एवं वाम उदारवादी प्रभुत्व के वर्ग के दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाया। किस पे प्रश्न उठाया? उपनिवेशवाद के चरित्र को लेकर, मार्क्सवादी को लेकर और वाम उदारवादी को लेकर इसने प्रश्न उठाया। इसके अनुसार उपनिवेश का आर्थिक शोषण पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों के लिए फायदेमंद नहीं था। अब ये तो कह रहा है कि भाई हम यहां पर भारत आए हैं व्यापार करने, तो पूरी तरीके से ब्रिटेन के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इनका कहना था कि पूरे पूंजीपति लोग तो भारत ही चले जा रहे हैं, क्या करने? व्यापार करने के लिए, तो इसमें तो नुकसान ब्रिटेन का हो रहा है। लेकिन बात वैसा नहीं था, व्यापार तो यहाँ कर रहे थे, लेकिन यहाँ का सारा धन तो ब्रिटेन ही जा रहा था ना, क्योंकि सारे पूंजीपति भारत चले गए, तो वही इसका यहाँ पर कहना है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लास्ट में एक नव उदारवादी उपगाम है, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। औपनिवेशिक से लेकर के, अधीनस्थ से लेकर के इस बीच क्या हुआ गया कि महिलाओं के योगदान को थोड़ा सा कम स्पष्ट इसमें किया गया। तो इसी में तेनिका सरकार की एक शासन ने स्थापित किया कि महिलाओं की स्थिति को बताया कि घरेलू हिंसा उसमें होता है ना, और तुम्हारा दहेज को लेकर के, बलात्कार को लेकर के। तो बुद्धिजीवियों ने क्या किया? नारीवादी एक ये लाया, उपागम लाया, जिसमें जो है शक्तिशाली आंदोलन उग्र हुआ और संकलन किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप एग्जांपल याद रखिएगा, पंडिता रमाबाई द्वारा लिखित द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन, यानी हाई कास्ट की जो हिंदू वुमेन थी, उच्च वर्ग की, तो उसमें ज्यादा उनको जो है शोषण किया जाता था, पढ़ने लिखने आने जाने पर प्रतिबंध था। तो पंडिता रमाबाई की ये बहुत अच्छी है, तो इसको आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। और एक कैथरीन मेयो द्वारा लिखित AMDR इंडिया में जो दर्शाया गया था। ठीक है। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट और भी टॉपिक के लिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए।